हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने आए हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्ट्रेटजी। इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बुक लिस्ट आपको क्या फॉलो करनी है, और साथ ही हम देखेंगे कि आपको गलतियां क्या नहीं करनी है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से और दो चार चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों की जब उस पे टेलीग्राम पे चैट्स देखी तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि 2-4 चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला तो मिथ आपका ये है कि आपको यह नहीं सोचना है कि कांस्टेबल और एसआई की तैयारी अलग-अलग होनी है या दोनों में अलग-अलग चीज़ें पढ़नी है। कमोबेश देखिए, चीज़ें वही-वही रहने वाली हैं, जो कोर-कोर चीज़ें हैं ना वो वही रहने वाली हैं। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप कांस्टेबल दे रहे हैं तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल मिथ है, ये आप भूल जाइए। आपको पढ़ना 8 से 10 घंटे ही पड़ेगा, चाहे आप कांस्टेबल दीजिए, चाहे आप एसआई दीजिए, ठीक है? थोड़ी-सी अप्रोच का अंतर होता है कि हाँ, हमें किस लेवल की चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप थोड़ा-सा बड़ा चीज़ों के लिए सोचेंगे ना, तभी आपको थोड़ी-सी कम वाली चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है? तो ये हो गया, तो आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। ये आपको नहीं सोचना है कि हम कम घंटे पढ़ लेंगे, तो हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, टाइम को बहुत टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि आपकी पढ़ने की लय खत्म हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये चीजें बताई थी कि अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो आपको 3-3 घंटे के 3 स्लॉट और 1 घंटा करंट अफेयर इतना पढ़ना है, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा टाइम को तोड़ देने से क्या होता है ना कि जब हमारी पढ़ने की लय बनती है, जब हम चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं, तो फिर उतने में ही हमारा टाइम हो जाता है और फिर हम उठ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये गलती। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है, 3 स्लॉट और 1 घंटा करंट अफेयर, इतना आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? और कोर्स आपको देखिए, और दूसरा चीज़ है, कुछ लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि मैम आप हमारे लिए टाइम टेबल बना दीजिए। मैं आपके लिए टाइम टेबल कैसे बना सकती हूँ? आप किस टाइम पर क्या करते हैं ये आप जानते हैं। किसी की जॉब है, किसी की जॉब नहीं है, कौन कितना क्या पढ़ा हुआ है, किसका कितना सिलेबस कंप्लीट है, ये आप स्वयं जानते हैं। इसलिए मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकती, टाइम टेबल आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। बस आपको ये निर्धारित करना है कि उसपे 3-3 घंटे के स्लॉट होने चाहिए और 1 घंटा आपको करंट अफेयर में देना है, ठीक है? इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे सोर्सेज़ बता रहे होंगे कि कांस्टेबल के लिए आप ये पढ़ लीजिए, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, वो वाली बुक बहुत अच्छी है। आप मेरा कहना एक बात मान लीजिए, आप चाहे किसी के बताए गए सोर्स को फ़ॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ आप वही फ़ॉलो कीजिएगा। चाहे आप एक्स वाई जेड कोई भी मतलब सोर्स आपको बता रहा है, चाहे वो एसआई के लिए हो, चाहे वो कांस्टेबल के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कोई भी सोर्स बता रहा है ना, तो आप किसी एक पे ही ट्रस्ट कीजिए। मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से 4-5 साल मेरे को हो गया सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए, तो एक चीज मैंने जानी है कि ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई इतिहास की किताब है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता कि किताबों में चीजें लिखी नहीं होती हैं, लगभग-लगभग चीज़ें वही लिखी होती हैं, ऐसा नहीं होता है, बस उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि चीज़ें होती हैं, मैं किताबों में देखी हूँ कि चीज़ें लगभग-लगभग लिखी होती हैं सभी चीज़ों में। एक आध 2 चीज़ें कभी-कभी इंसान से छूट जाती हैं, किसी एक किताब में दी होती है, किसी एक किताब में नहीं दी होती है। आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि मैं जो भी फ़ॉलो करूँगा, वो एक ही होगा। मतलब अगर आप एमपी जीके के लिए किताब पढ़ रहे हो, तो एक ही किताब पढ़ोगे। अगर आपको कल को किसी ने बोल दिया कि अरे यार परीक्षा धाम बहुत अच्छी है, आपने परीक्षा धाम खरीद ली, आप पढ़ने लगे। फिर कल किसी ने बोल दिया कि नहीं यार तथ्यवान से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने तथ्यवान खरीद ली। बिल्कुल नहीं, ये आपको बिल्कुल सुधार लेनी है। अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो ये आप के माइंड में चीजें होनी चाहिए कि मेरा हर विषय का सोर्स एक ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे जिस विषय में जो सही लगती हैं चीजें मैं उसको फॉलो करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार अच्छे से वो कर लीजिए कि आपको किसका फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ वही बिल्कुल सही है, क्योंकि हो सकता है कि और लोगों ने अच्छी चीजें बताई हों। तो अगर मैं मेरी भी चीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ मेरी ही फ़ॉलो करना, ठीक है? या फिर किसी और की फ़ॉलो कर रहे हो, तो उसी की करना। लुसेंट अगर आप कर रहे हो, तो सिर्फ़ लुसेंट ही करना। अब ये नहीं है कि किसी और को आप करने लगे ये वो।
आपका सोर्स एक ही होना चाहिए और उसका मैक्सिमम बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है? तभी आपसे चीजें बनेंगी। क्या होता है, और दूसरी चीज क्या होता है कि जब हम मैंने टेलीग्राम पे और भी चैट्स देखी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लोगों में इस चीज का कंफ्यूजन है कि मैं भी ऐसे पहले आपके जैसे करती थी कि क्या होता था कि मैं क्वेश्चन पेपर उठाई और मैंने किताब से मिलाना शुरू किया कि अरे यार ये वाली किताब में देखो इस चैप्टर से आया है कि नहीं। तो क्या होता था कि कई बार मुझे क्वेश्चन मिलते थे, कई बार क्वेश्चन नहीं मिलते थे, ठीक है? तो देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 5-6 क्वेश्चन आपको मान लीजिए किसी एक किताब से मिले और 2-3 क्वेश्चन नहीं मिले उस पेपर से, ठीक है? जो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है? तो आपको 2-3 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आपको इन 5-6 क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है? कट ऑफ 100% तो कभी नहीं जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप इतने काबिल हो जाएँगे कि आप इन 5-6 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2-3 क्वेश्चन आप या तो एलिमिनेट कर लोगे, या तो नहीं बनेगा तो किसी से ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो अटपटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सबके लिए कठिन होते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे पेपर में। ठीक है? और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि मैक्सिमम रिवीजन तो होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपको चैप्टर वाइज़ लगाना है। और दूसरा बात फिर पूछ रहे थे कुछ लोग कि टेस्ट हम कब से स्टार्ट करें? तो टेस्ट आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले स्टार्ट करना है टेस्ट लगाना। आप टेक्स्ट बुक में भी लगा सकते हो, उनकी भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ होती है। या तो अगर आपको किसी कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज लग रहा है कि हाँ लेवल का टेस्ट सीरीज उन्होंने बनाया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात तो हो गई टेस्ट सीरीज के लिए। अब एक और बात आती है कि हमें फिजिकल की तैयारी कब से करनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि कांस्टेबल में आपका फिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब आपको फिजिकल में अच्छा मार्क्स स्कोर करना रहता है, कांस्टेबल में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स भी हैं और अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए फिजिकल में, तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हो। तो फिजिकल भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने बिल्कुल भी चीज़ों को तैयार नहीं किया है, मतलब आपकी अभी स्ट्रेंथ 0 है, आप बिल्कुल भी रनिंग नहीं किए हो कभी, आप फिजिकल वर्क नहीं किए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2-3 महीने पहले से ही चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत तो कर देनी चाहिए। साथ ही आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके अकॉर्डिंग डाइट को फॉलो करोगे तभी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। और मैंने अपना 15 दिन में फिजिकल निकाला था, उसके पहले मैंने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया था, तो उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखी थी। और इस डाइट से रिलेटेड मैंने अपना फिजिकल कैसे किया था, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें फॉलो की थी, खाने में मैंने क्या-क्या खाया था, वगैरह-वगैरह चीज़ें, ठीक है? तो ये तो हो गया कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो फिजिकल में, तो आपको 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट रनिंग तो स्टार्ट कर देना, मतलब सुबह-सुबह आप थोड़ा-सा रनिंग वाली चीज़ें कर सकते हो, ताकि आपका थोड़ा-थोड़ा स्टैमिना बिल्ड होता रहे, ठीक है? और साथ में बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एकेडमी भी जॉइन कर सकते हो। मैंने तो जॉइन की थी, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका गोला फेंक का, लॉन्ग जंप का, रनिंग का, हर किसी का मार्क्स है, ठीक है? तो मार्क्स में आपको क्या रहता है कि अगर आप वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ रहती हैं, तो अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा, ठीक है? तो अब फाइनल बुक लिस्ट और सोर्सेज़ पर बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या हो सकती है, ठीक है? एमपी कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले तो मैथ की बात करते हैं, क्योंकि मैथ का वेटेज है। देखिए, अभी आपको एक चीज़ नहीं सोचनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या सिलेबस बदलेगा कि नहीं? या बदलेगा तो क्या उसमें हिंदी और कंप्यूटर वाली चीज़ें ऐड होंगी या नहीं? तो मैं आपको यही कह रही हूँ, पिछले बार एसआई के लिए भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए ना जब तक नहीं आ रहे। देखिए, अभी जब तक नहीं आ रहा है नया सिलेबस, तब तक आप बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। जब नया सिलेबस आ जाएगा, जब नई चीज़ें आ जाएँगी, अगर उसपे कुछ ज़्यादा कम होता है कि ये चीज़ ऐड हुई है, तो आप उसको फ़ॉलो कर लीजिएगा उस टाइम। कम से कम आपका अगर बेसिक तैयार रहेगा, तब आप आगे की चीज़ों को पढ़ पाएँगे। अभी देखिए, ऐसे परेशान होने से तो आपका सिर्फ टाइम जाने वाला है कि क्या होगा, कन्फ्यूजन है, ऐसा-वैसा, ऐसा आपको नहीं करना है। आप मेरी एक चीज़ मान लीजिए बात, मैथ, रीज़निंग, जो आपका साइंस है, एमपी जीके है, भारत वाला जीके है, वो आनी ही आनी है। उसपे कन हो सकता है एक आध चीज़ों का वेटेज कम ज़्यादा हो जाए,
एमपी जीके का वेटेज बढ़ जाए या फिर किसी और चीज का वेटेज बढ़ जाए, लेकिन आएगा तो ना, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज की चिंता छोड़िए कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्या कैसी चीजें होने वाली हैं। आप सबसे पहले अपनी बेसिक जो चीजें हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में मैंने आपको एसआई के लिए भी बताया है और कांस्टेबल के लिए भी बताया है। देखिए कांस्टेबल में तो आपको मैथ पढ़नी है एकदम एसएससी जीडी लेवल की, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी लेवल की जो मैथ है उससे काम हो जाएगा आपको। देखिए मैंने राकेश सर से मैथ पढ़ी थी, अगर आपको चाहिए तो मैं उनकी प्लेलिस्ट को टैग कर दूंगी एसएससी जीडी के लिए जो उन्होंने बताया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आपको राकेश सर की थोड़ी कम समझ में आए, ऐसा हो सकता है, तो आप गगन प्रताप सर या तो आदित्य रंजन सर, इनसे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, जो जो टॉपिक होते हैं, मेन मेन टॉपिक होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और या तो फिर टेलीग्राम में टॉपिक्स को मैं सेंड कर दूंगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ने, ठीक है। जो मूल मूल टॉपिक होते हैं वो सबको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। जो मैं आपको प्लेलिस्ट टैग करने वाली हूँ राकेश यादव सर की एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए मोर देन इनफ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की भी मैंने आपको एक भरत सर की प्लेलिस्ट बताई थी, मोर देन इनफ, मतलब एसआई के लिए भी आपको उससे बाहर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है और ना ही कांस्टेबल के लिए, तो इन दोनों की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एमपी जीके की। एमपी जीके में क्या पढ़ना है? एमपी जीके के लिए मैंने आप लोगों को बुक बताई थी परीक्षा धाम, चाहे वो एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो एमपीपीएससी एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, सबके लिए बहुत अच्छी किताब है परीक्षा धाम, बेस्ट बुक है, आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसपे सारी चीजें हैं, मैंने खुद पढ़ी हुई है वो बुक, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको कोई और बुक भी फॉलो करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परीक्षा धाम भी कर रहे हैं, तथ्यवान अलग अलग चीजें, एक ही बुक को आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम बार रिवीजन करना है। तो आप परीक्षा धाम ले सकते हैं एमपी जीके के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के जीके। तो कांस्टेबल के लिए, जो भी मतलब कांस्टेबल के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हालांकि जो लूसेंट है वो तो पीएससी तक के बच्चे पढ़ते हैं और उसमें भी बहुत रेलिवेंट चीजें हैं, मतलब अगर आपको शॉर्ट में सभी विषयों को पढ़ना है तो लूसेंट इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट बुक, बहुत अच्छी है। आप अच्छी से चीजों को पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा हो सकता है साइंस वाला पोर्शन ना समझ में आए उसमें, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी लेंदी दी गई है उसमें, और उसमें से साइंस से प्रश्न पूछता है, तो आप एक काम कर सकते हैं साइंस के लिए। देखिए जीव विज्ञान के लिए मैंने क्या किया था, जीव विज्ञान के लिए मैंने खान सर की पूरी जो वो जीव विज्ञान का उनका बैच आता है 200-250 रुपए में, उसको मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मुझे बायोलॉजी को अच्छे से पहले समझना था, क्योंकि जब आप चीजों को समझे रहते हो ना तो उसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको भी अगर पढ़ना है तो आप बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो आप खान सर की वो बैच लेके पढ़ाई कर सकते हो। और उसके बाद मैंने उन्हीं की पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा था, और उस उन्हीं में उन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखा था, तो उसको भी मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। या अगर आपको समझना है बायोलॉजी को तो आप खान सर का वीडियोस देख सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं, मतलब काफी अच्छा उन्होंने बायोलॉजी को समझाया हुआ है। और अगर आपको नहीं वो करना है तो आप ना एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की आती है, उसे ले सकते हैं। एनसीईआरटी सार आती है महेश कुमार वर्णवाल की, वो भी बुक बहुत अच्छी है। उसका कारण ये है कि जो ईएसबी वाले हैं या फिर जो भी डिपार्टमेंट हमारा एग्जाम लेता है, तो वो ना ऑथेंटिक चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो एनसीईआरटी वाली चीजों को इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो होती है कि हाँ ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है तो ये सही होगा, मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए वो एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी सार ले सकते हैं महेश कुमार बर्णवाल की, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई, अब एक चीज रह गई करंट अफेयर। करंट अफेयर स्पीडी, मतलब रामबाण है, स्पीडी एकदम रामबाण है, सिर्फ उसी को पढ़ के चले जाइए, रट के चले जाइए, जो भी कहिए आपका उसी से पूरा हो जाना है, ठीक है। तो आपको जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, अगर आपको सोर्सेज ठीक लगते हैं तो आप इसको फॉलो करिएगा, और अगर आपको कहीं और से भी चीजें मिलती हैं या फिर आपको लगता है कि ये सोर्स मैंने ठीक नहीं बताए हैं या फिर आपको कहीं और का सोर्स भी ठीक लग रहा है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा,
आपका जो सोर्स होना चाहिए वो एक ही सोर्स होना चाहिए, उसका मैक्सिमम बार रिवीजन होना चाहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होना चाहिए और साथ ही आपको उसका बाद में टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे मैं एलिमिनेशन मेथड, एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, एग्जाम को सॉल्व करते समय, मतलब जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस इन सब चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।